तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये हमारा डी और ए ब्लॉक का तीसरा क्लास है, जिसमें हम आज डी ब्लॉक को पूरा अच्छे से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हम ए ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि डी ब्लॉक पूरा ख़त्म हो जाए। इसमें टॉपिक लिखा है आयनन विभो, जो कि ये 11 का टॉपिक है, लेकिन हल्का सा बताएंगे और आयनन विभो पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप सुने, आयनन विभो कहते किसे हैं। डिफिनीशन नहीं लिखेंगे भाई, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। केवल डिफिनीशन समझे, कई सारी हेडिंग बताना है आज की क्लास में, तो जिसकी वजह से आज डिफिनीशन नहीं केवल बताएंगे, क्योंकि ये 11 का टॉपिक है सब। आज केवल इस पर इफेक्ट बताएंगे, क्या क्या प्रभाव पड़ता है आयनन विभो, क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा, आयनन विभो उसे कहते हैं कि यदि किसी विलगित गैस या परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है या जो ऊर्जा व्यय होती है, मतलब खर्च होती है, उसे हम आयनन विभव कहते हैं। आपसे कोई पूछे आयनन विभव किसे कहते हैं, तो आप सिंपल कहिएगा कि यदि किसी विलगित गैस या परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो ऊर्जा व्यय होगी उसे हम आयनन विभव कहते हैं, ठीक है। और आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लिखिएगा कि डी ब्लॉक के प्रथम श्रेणी में, ठीक है। आयनन विभव में आप लिखेंगे क्या, डी ब्लॉक के प्रथम श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव पहले बढ़ता है, पहले क्या होता है, बढ़ता है, फिर घटता है, फिर क्या होता है, घटता है। आपको यही लिखना है, ठीक है। आयनन विभव की जब भी बातें करेगा तो आप लिखिएगा कि डी ब्लॉक के प्रथम श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव पहले बढ़ेगा, फिर इसके बाद क्या होगा, घटेगा, ठीक है, घटता है, आप लिख सकते हैं। जैसे कि इसके प्रथम श्रेणी होते कौन, इनका नाम लिखते हैं हम। स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम होता है, क्रोमियम होता है। फिर इसके बाद भाई नेक्स्ट हमारे सामने आता है मैग्नीज होता है, इसके बाद आयरन होता है, फिर कोबाल्ट होता है, फिर निकिल होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, कापर होता है, फिर इसके बाद जेड एंड जिंक होता है, ठीक है। ये डी ब्लॉक के प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व है, आया समझ, प्रथम श्रेणी तत्व है ये। इनमें जब भी हम बाएं से दाएं जाएंगे ना, इधर से इधर की तरफ, ठीक है, जब भी हम जाएंगे तो आयनन विभव के मान स्कैंडियम से लेकर, ठीक है, मैग्नीज तक क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, आप ऐसे एरो से बता सकते हैं कि ये एरो किस चीज का है, बढ़ने का है, ठीक है, बढ़ता है। इतनी बातें याद रखिएगा। आयनन विभव पहले स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक क्या होती है, बढ़ती है। फिर उसके बाद मैग्नीज से जब हम इधर की तरफ चलते हैं, जिंक की तरफ, तो आयनन विभव जो होती है वो क्या होती है, इसका अर्थ होता है घटना, तो घटती है, ठीक है, घटती है। इधर आयनन विभव बढ़ता है या इधर घटती, आप कह सकते हैं। आयनन विभव पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप सिंपल कहिएगा कि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं प्रथम श्रेणी तत्वों में, स्कैंडियम से लेकर जिंक की तरफ, तो आयनन विभव पहले स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक बढ़ता है, इसके बाद फिर क्या होता है, घटता है, ठीक है। गले में हल्का सा खराश हो गया जिसकी वजह से आवाज साफ नहीं जा रहा होगा, खैर चले। तो इसके बाद आप देखें, सबसे पहली बात इसका परमाणु क्रमांक हम लिख दें, ये होता है इस 21 होता है, बढ़ते क्रम में आप लिख सकते हैं। टाइटेनियम का 22 होता है, इसका 23, इसका 24, इसका कितना हो जाएगा परमाणु क्रमांक 25, इसका 26, इसका 27, इसका 28, इसके बाद इसका 29 हो जाएगा, और फाइनल जो है ये क्या है, 30 है। आपको बेहतरीन मालूम है कि इस डी ब्लॉक के प्रथम श्रेणी के तत्वों में आप बता सकते हैं कि कौन संक्रमण तत्व है और कौन नहीं है। अच्छा ये बताएं, आप देख कर ये बता सकते हो कौन संक्रमण है कौन नहीं है। संक्रमण तत्व के बारे में बताया ना, जिनका ट्यूब को आंशिक रूप से भरा हो भाई। तो पहली बात, यहां से लेके यहां तक जितने मिलेंगे सब के सब, मतलब ये सब संक्रमण है सिवाय इसको छोड़कर, जेडन को छोड़कर। ये जो जेडन है ना भाई, ये संक्रमण तत्व नहीं। हल्का हल्का ये बातें पीछे की याद करते चलिएगा, ठीक है। तो संक्रमण ये नहीं है, ठीक है, संक्रमण नहीं है, ये संक्रमण तत्व नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सब के सब संक्रमण तत्व होते हैं। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हल्का सा बात कर ले, तो इसमें क्रोमियम और कापर पर डबल स्टार चढ़ा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्रोमियम और कापर जो होते हैं ये बाहु नियम का उल्लंघन करते हैं, ये वीडियो में हम देख लिए। तो आपको बस केवल आयनन विभव में इतना बताना है कि बाएं से दाएं जब भी हम जाएंगे
तो आयनन भी वो पहले बढ़ेगा, फिर इसके बाद क्या होगा, घटेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां से लेकर कहां तक बढ़ता है, फिर कहां से लेकर कहां तक क्या होता है, घटता है। तो आप सिंपल कहिएगा कि स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक बढ़ता है आयनन व्यू, इसके बाद फिर क्या होता है, घटता है। तो फिर क्वेश्चन यहां से उठेगा कि ये बताए आखिर में क्यों यहां से लेकर यहां तक बढ़ता है और फिर इधर जाता है तो फिर क्यों घटता है, क्या रीजन है। तो भाई सिंपल हम बता दें, बढ़ने और घटने का जो रीजन है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कौन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा होता है। अब लोग पूछेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो सिंपल हम बताएं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रॉन ई फॉर इलेक्ट्रॉन समझिएगा, ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो जोड़े के रूप में ना हो, जो जोड़े के रूप में ना हो, ठीक है, जोड़े के रूप में ना हो मतलब जैसे कक्षक में ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना, जैसे ये एस के लिए है, इसमें एक ये जो है ना अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम अयुग्मित कहते हैं। और जहां इसके साथ एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, दो इलेक्ट्रॉन आ गए कक्षक में, तो इसको हम युग्मित कहते हैं। तो अयुग्मित की बातें करेगा तो इसको कहेंगे ये, इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसा जैसे कि पी की बातें हम कर लें, तो पी में भाई 6 ऐसे 3 बॉक्स बनते हैं कक्षक पी के लिए। तो यदि आपसे हम कहते हैं कि ऐसे आपके सामने दे दे और कह दे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बताए युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आप सिंपल कहिएगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो जोड़े के रूप में ना हो। तो इस पी के लिए आप बता सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो आप देखें ये जोड़े के रूप में है, तो इसको अयुग्मित नहीं कहेंगे। अयुग्मित ये जो दो है ना भाई साहब, इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये केवल अकेले हैं, तो इसको अयुग्मित कहते हैं। मतलब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कह सकते हैं इसमें कितना है, 2। ये समझने वाली बात है, ठीक है। ये सब के सब इफेक्ट जो डालते हैं भाई साहब, सबसे मेन रोल होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कह देगा तो कहना कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जो जोड़े के रूप में हो, कक्षक में जो जोड़े के रूप में होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हम युग्मित कहेंगे, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जब कक्षक में रहते हैं उसे युग्मित कहा जाता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसे अयुग्मित कहते हैं। आई मीन यहां तक बातें समझ में आया होगा। अब देखिए सिंपल क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे प्रभाव डालता है। जब हम यहां से लेकर मैग्नीज तक जब हम जाते हैं, ठीक है, जब हम स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक जब हम जाते हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। अब लोग कहेंगे कैसे बढ़ती है, दिखाएं आप। देखें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखें यहां पर स्कैंडियम है ना, स्कैंडियम के आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 4s2, आखिरी वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। स्कैंडियम के जो लास्ट में आएंगे 4s2 और 3d क्या आता है, 1 आता है। तो डी को उठा लीजिए, डी के लिए कितने कक्षक बनेंगे भाई साहब, 5, मालूम है ना, 1 2 3 और ये 4, ये 5। कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, एक जो है एक इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो हम कहें इसके लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब क्या कहेंगे, इसके लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो मिले हमें, इसकी संख्या कितनी हुई भाई, 1। अब जैसे आगे जाएंगे टाइटेनियम में ना, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। इसके बाद आगे जाएंगे तो इसमें कितने मिलेंगे, 3। कैसे मिलेंगे, देखिए जैसे टाइटेनियम के क्या होता है आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन विन्यास, 4s2 3d 2। 2 का अर्थ होता है कि इसमें और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, आएगा तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। इसके बाद जब इसकी जब हम बातें करेंगे तो ये 4s2 और 3d क्या होता है, 3 होता है। 3 के मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे जब यहां से लेके यहां तक जाएंगे भाई साहब, तो पहले इलेक्ट्रॉन, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। इसके बाद जब मैग्नीज से उधर की तरफ जब जाएंगे, Fi से लेकर उधर की तरफ, जिंक की तरफ, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने लगती है। अब कोई कहे कैसे घटती है, तो देख ले, अब इसी को उठा लेना Fi को, ठीक है। पहले आप मैग्नीज का कर ले, मैग्नीज का भाई इलेक्ट्रॉनिक आखिरी वाला क्या बनेगा इसमें, 4s2 और 3d क्या बनेगा, 7 बनेगा ना। अच्छा ना 5 है ना, 5 बनेगा, कहें कि भाई 25 है तो 5 बनेगा आखिरी वाला। इसके लिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ऐसे करेंगे, 5 बनेगा, 1 2 3 4 और ये 5। कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। 5 भर दो हुंडी के नियम से, 1 2 3 4 5 भर लिए भाई, 5 इलेक्ट्रॉन भरना था आखिरी में, 5 भर लिए। अब हम आपसे कह रहे हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो आप बता दीजिए जरा यहाँ पर। ये मैग्नीज के लिए, किसके लिए, Mn के लिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। आप देख रहे हैं सिंपल कि 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 5। अब देखिए जैसे हम Fi को लेंगे, आयरन को, इसके लिए देख लें, इसके लिए जब हम करेंगे Fi के लिए,
Fi का परमाणु क्रमांक कितना होता है 26। इसका आउटर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं 4s2 3d 6 होते हैं। अब इसके लिए डी में कितना इलेक्ट्रॉन है 6। जरा बनाए तो आप इसके लिए ऐसे, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दें 1 2 3 4 और ये रहा 5 बन गया। कितना इलेक्ट्रॉन भरना है 6। 6 को कैसे भरेंगे हुंड के नियम अनुसार 1 2 3 4 5 हो गया। क्या हो गया ना 6 इलेक्ट्रॉन भरना। 6 जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर यहां से भरेंगे 6 इलेक्ट्रॉन भर गए। यदि हम आपसे कह दें कि इस समय अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, बताओ कितनी है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मिलेगी बता दो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें जो मिलेगी ना ये 4 मिलेगी। कैसे? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम युग्मित कहेंगे, अयुग्मित नहीं कहेंगे। अयुग्मित उसे कहते हैं जो जोड़े के रूप में ना हो। तो 1 2 3 4 इनकी संख्या कितनी है 4। तो देख रहे हो कि यहां तक तो भाई सही था 5 था अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब इधर से यहां तक गए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हुई बढ़ी। और जैसे इधर जा रहे हैं Fi से लेकर जिंक तक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है घट रही है। यही रीजन है कि आयनन विभव जो होता है ना भाई साहब, ये बाएं से दाएं जाने पर मैग्नीज तक पहले बढ़ता है फिर इसके बाद क्या होता है घटता है। क्योंकि एक आप नोट बना के लिख लीजिएगा कि आयनन विभव जो होता है ना ये समानुपाती होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का। ये बिल्कुल कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है आयनन विभव समानुपाती होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आयनन विभव बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा। आया समझ? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। समानुपाती का चिन्ह ये होता है कि जब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। और व्युत कर्मानुपाती का अर्थ होता है कि जब एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा घटेगा। तो यहां पर समानुपाती चिन्ह है। तो जैसे आयनन विभव जहां बढ़ेगा वहां ये भी बढ़ेगा, और जहां आयनन विभव घटेगा वहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी घटेगी। आई मीन यहां तक बातें समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आयनन विभव के बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, इसे निपटाते हैं। इसके बाद ये विद्युत ऋणात्मकता आएगा, सबका प्रभाव देखेंगे। तब तक आप लोग ये उतार लें। यहाँ से जो टॉपिक है भाई इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो है सेम वैसे ही है जैसे कि आयनन विभव है, ठीक। तो फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसे कहते हैं, तो वही डिफिनेशन किसी उदासीन गैस या परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन डालने पर, ठीक है, जो ऊर्जा निर्मुक्त होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कहते हैं। मतलब किसी उदासीन गैस या परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा निर्मुक्त होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता पर हम प्रभाव आज देखेंगे, ठीक। और इलेक्ट्रॉनिक बंधुता पे जो इफेक्ट होता है इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सिंपल क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्या होता है भाई, जब बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का प्रभाव ये है कि हमें लिखेंगे कि डी ब्लॉक के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर डी ब्लॉक के प्रथम श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनिक बंधुता पहले बढ़ती है फिर घटती है, ठीक है, फिर घटती है। बस यहीं तक हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। डी ब्लॉक के प्रथम श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनिक बंधुता पहले बढ़ती है फिर क्या होती है घटती है। तो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता बराबर लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो होता है ये समानुपाती होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। इसके क्या होता है ये समानुपाती होता है
आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल। इसके बाद आप लिखेंगे कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकिल, फिर कॉपर, फिर जिंक, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो होता है वो स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक पहले क्या होगा, बढ़ेगा। इसके बाद आयरन से लेकर जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्या होता है, घटता है भाई, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो होता है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्या होगा, बढ़ता है। और इधर हम लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता घटता है, ठीक। तो ये रहा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता। बस इतना ही करना है आप लोगों को और कुछ नहीं, देख सकते हैं आप लोग, बस इतना ही करना है, उतार ले। तब तक आप लोग फिर नेक्स्ट मिलते हैं टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो कि है विद्युत ऋणात्मकता, सेम वैसे ही है। आप सिंपल इसमें भी लिखिएगा क्या, डी ब्लॉक के प्रथम श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पहले बढ़ती है फिर क्या होती है, घटती है। सिंपल, कहां से कहां तक बढ़ती है आप समझ लें कि ये स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक बढ़ती है, फिर इसके बाद एफई से लेकर जिंक तक क्या होती है, घटती है। भाई सिंपल बात आप याद रखिए, क्यों घटती है, क्यों घटती है, क्यों बढ़ती है, आप तो मालूम है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मेन रोल निभाता है। आई मीन ये भी हम समझे, खत्म ही हुई है अभी टॉपिक। इसके बाद एक और आता है टॉपिक जिसका हम विद्युत धनात्मकता कहते हैं। ये जब आता है तो यहाँ पर थोड़ा सा लोचा होता है, ठीक है, विद्युत धनात्मकता, ठीक है। अब यहाँ पर हम हेडिंग बना ले रहे हैं क्या, विद्युत धनात्मकता, ठीक है। अब सिंपल क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, विद्युत धनात्मकता। तब तक आप लोग ये लोग उतार लें, ठीक है। इसके बाद विद्युत धनात्मकता नेक्स्ट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है विद्युत धनात्मकता, ठीक है। सिंपल बात ये है कि विद्युत धनात्मकता में यहाँ पर सीखने वाली बात है, क्योंकि अभी तक आयनन विभव पढ़े तो पहले बढ़ी, फिर इसके बाद क्या हुई, आयनन विभव घटी। इसके बाद विद्युत इलेक्ट्रॉनिक बंधुता पढ़े, ये भी बढ़ी फिर घटी। इलेक्ट्रॉन ये विद्युत ऋणात्मकता पढ़े, ये भी बढ़ रही थी पहले, फिर इसके बाद क्या हो रही थी, घट रही। लेकिन विद्युत धनात्मकता में ऐसा केस नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि विद्युत धनात्मकता डी ब्लॉक के प्रथम श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं आप जब जाएंगे तो इसमें पहले क्या होगी, पहले विद्युत धनात्मकता घटती है, ठीक है। पहले, अब क्या लिखेंगे, पहले घटती है फिर बढ़ती है भाई, ठीक है। आपको बस यही चीज ऐड करना था, बाकी ये सब सेम रहेगा। ये घटती है, ठीक है, और यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगी, घटेगी, ठीक है। क्योंकि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होता है, उल्टा काम करती है। आप सिंपल लिख सकते हैं कि ये जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब वियुत कर्मनुपाती होती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। भाई इधर बढ़ती, ऐसे साइन दे देना भाई, ठीक है, इधर, ठीक है, इधर बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ती है, फिर इधर क्या हो रही है, घटती है, घटती है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि विद्युत धनात्मकता जो होता है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के उल्टा होता है, सिंपल। आप ये उतार ले। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं डी ब्लॉक वाले। कौन कौन प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा और कौन कौन अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, इसको हम देखते हैं डिफिनीशन सही, ठीक है। तब तक आप लोग ये उतार ले अच्छे से, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, ठीक है, जिसका नाम है अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, ठीक। उतार ले आप लोग। और नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय गुण, ठीक है। सबसे पहली बात आप इसमें लिखेंगे कि चुंबकीय गुण किसे, कि कोई तत्व जो होते हैं वो चुंबक काम क्या होता है, किसी भी तत्व को आकर्षित करना है, ठीक है। लोहे के से बने कोई भी पदार्थ को अपने और क्या करता है, चुंबक आकर्षित करता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों में चुंबकीय गुण पाया जाता है, ठीक है। कुछ कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बता दें चुंबकीय गुण, तो चुंबकीय गुण कौन कौन प्रदर्शित करते हैं, इसके लिए पहली बात इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो चुंबकीय गुण में आप लिखेंगे क्या कि डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुण क्या करते हैं, चुंबकीय गुण बिल्कुल
चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। पहली बात आप ये लिखिएगा, ठीक है। और कैसे कैसे ये गुण प्रदर्शित करते हैं, तो एक का नाम है अनुचुंबकीय, ठीक है। पहला गुण जो प्रदर्शित करते हैं जिसका नाम है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, ठीक है, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी बात प्रतिचुंबकीय आता है, प्रतिचुंबकीय गुण, ठीक है। अब हम इसमें जानेंगे क्या कि अनुचुंबकीय गुण कौन सा तत्व प्रदर्शित करेंगे और प्रतिचुंबकीय गुण कौन सा तत्व प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहली बात इसका डिफिनीशन लिखेंगे। तो आप अनुचुंबकीय का डिफिनीशन लिखिए, इसके बाद फिर प्रतिचुंबकीय की डिफिनीशन लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए अनुचुंबकीय आप हेडिंग बना लीजिएगा, ठीक है। अनुचुंबकीय पहला हेडिंग क्या है, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय गुण, ठीक है। सिंपल आप क्या कहेंगे, वे तत्व, अनुचुंबकीय डिफिनीशन में ऐसे लिखिएगा कि वे तत्व जो, या वे तत्व जिसे, ऐसे लिखिएगा, वे तत्व जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, चुंबक की तरफ, चुंबक की तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है। आकर्षित होता है, उसे हम अनुचुंबकीय कहते हैं। आया समझ। अनुचुंबकीय कहते हैं, उसे हम अनुचुंबकीय कहते हैं। सिंपल बात। आप क्या लिखेंगे, वे तत्व जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक की तरफ, जिधर चुंबक रहेगा उधर ही वो जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा कि उसमें किस प्रकार का गुण पाया जा रहा है, तो अनुचुंबकीय गुण पाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ऐसे कौन कौन तत्व हैं जो डी ब्लॉक की प्रथम श्रेणी या सेकेंड श्रेणी जो तत्व है उनमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है। तो आप सिंपल पहचानने का तरीका हम बता दे रहे हैं कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाएगी, सिंपल बात, 1 पाई जाए, 2 पाई जाए, 3 पाई जाए, ठीक है, जिसमें अनुचुंबकीय का, ठीक है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या पाया जाएगा, ठीक है, वह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाएगी, मतलब युग्मित केवल इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो वो प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, ठीक है। आप सिंपल लिख सकते हैं कि अनुचुंबकीय गुण जो होता है या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, बराबर होता है या समानुपाती होता है, सिंपल। तो आप अनुचुंबकीय में आप क्या लिख सकते हैं, ये भी अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय नोट करके आप लिख ले, बेहतर रहेगा। अनुचुंबकीय गुण वे तत्व प्रदर्शित करते हैं, वे तत्व प्रदर्शित करते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सिंपल बातें बताइएगा। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं बता चुके हैं, ठीक। अब आपसे यदि हम कहते हैं कि ये बताओ स्कैंडियम जो होता है या क्रोमियम जो होता है, ये अयुग्मित, ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा कि नहीं, आप सिंपल बता सकते हैं कि सर Fe से लेके आप लोग, अच्छा लोहे को ही ले ले, तो लोहे में क्या आप देखें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया गया इसमें, लोहे में क्या होता है, 26 Fe होता है ना। इसका आखिरी वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम करेंगे तो क्या आता है, 4s2, और 3d क्या आता है, 6 आता है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखना है तो डी के लिए कक्षक बना के देख लें, 1 2 3 4, और ये रहा 5, 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3 4 5, 6 इलेक्ट्रॉन। देखें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी पाई गई, 4। अतः जो Fe जो है लोहा है, यह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। I mean, आप चेक कर सकते हैं, कोई आपसे पूछे कि कौन कौन से डी ब्लॉक के प्रथम श्रेणी के तत्व ऐसे होते हैं जो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, तो आप सिंपल कहिएगा
कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाएगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, वो अयुग्मित गुण प्रदर्शित करेगा, अनुचुंबकीय, ठीक है, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाएगी वह प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। अब प्रतिचुंबकीय की डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं, तब तक आप लोग ये कर लें, ठीक है। बस इसके बाद खत्म हो जाएगा। देख सकते हैं आखिरी टॉपिक है, प्रतिचुंबकीय गुण कौन प्रदर्शित करेंगे। सिंपल हम बता दें, इसका डिफिनेशन लिख लें। वे तत्व जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्षेत्र के विपरीत दिशा में विक्षेपित होता है। क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होता है, विक्षेपित होता है, ठीक है, ठीक है, विक्षेपित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय कहते हैं, प्रतिचुंबकीय कहते हैं, ठीक है। सिंपल आप उतार लें। इसमें आप ये लिखिएगा कि जो तत्व के डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, वो प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। तो जैसे इसके एग्जाम्पल में यदि हम ले लें तो जिंक को ले लें, क्या जिंक की जब हम बातें करेंगे 30 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यदि हम करेंगे तो अंतिम में जो आएगा वो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 बने गया। आखिरी वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 4s2 10 होता है डायरेक्ट, कहेंगे 30 भरने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन भरें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताएं इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जिस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और जांच करेंगे उसमें अयुग्मित और युग्मित है कि नहीं, तो सिंपल आप बताइएगा, जिस तत्व के डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, और जो तत्व के डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, मतलब नहीं पाई जाती है, हमेशा युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वे तत्व कैसा गुण प्रदर्शित करते हैं, प्रतिचुंबकीय। ये आखिरी टॉपिक था, यहाँ पर हमारा डी ब्लॉक खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे डायरेक्ट एफ ब्लॉक पर, और एफ ब्लॉक को हम कोशिश करेंगे एक वीडियो में ही खत्म कर दें, तब तक आप लोग उतार लें, ठीक है। यदि वीडियो सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और सब्सक्राइब करें भाई, और वीडियो को वॉच पूरा किया करें, ठीक है। और डी ब्लॉक अच्छे से देख ले, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।